वो प्रश्न गलत है। चलो देखो हम लोग शुरू करते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ध्यान से सुनो। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है, इस पर आज भी रिसर्च हो रहा है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पर आज भी प्रयोग शुरू है, क्योंकि ये प्रयोग जो है आइंस्टीन बीच में ही छोड़ के मर गए थे। हाँ मर गए, आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट था। देखिए आइंस्टीन का कहना यह था, थोड़ा सा आइंस्टीन के पहले चलते हैं। अगर तुम लोगों को मौका मिले, तुमको अगर हम कहें कि तुम एक अलग दुनिया बनाओ, एक अलग दुनिया मतलब हर चीज तुमको अलग बनाना है, पेड़ पौधे बनाना है, मिट्टी बनाना है, आदमी बनाना है, पानी वानी बनाना, सब चीज बनाना है, तो वहां किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो वहां पर देखिए 3 चीज हमको लग रहा है कि जरूरत पड़ेगा। एक चाहिए द्रव्य, द्रव्य चाहिए ना, पदार्थ। अब द्रव्य में सब आ जाएगा, वायु आ जाएगा, जल आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, सब तो द्रव्य में आएगा। और द्रव्य के साथ साथ ऊर्जा भी चाहिए, द्रव्य चाहिए, ऊर्जा चाहिए। द्रव्य मतलब द्रव्यमान, पदार्थ समझिए। द्रव्य मतलब क्या? पदार्थ, जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ। थरथरे मत होते आओ, चुपचाप समझित बैठो। द्रव्य चाहिए, ऊर्जा चाहिए और समय चाहिए। इन्हीं तीनों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है, और आगे भी अगर एक मौका मिले तुम लोग करने के लिए, तो फिर वहां भी यही चाहिए। समय भी तो चाहिए, ऐसा थोड़ी एक कह दे कि बन जाओ, बन गया। समय चाहिए ना, क्रियाओं को होने के लिए समय चाहिए। मान लो पृथ्वी पर जल का निर्माण हुआ है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में बन गया होगा, नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करते 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 भारी मात्रा में जल का निर्माण हुआ है, तो ये समय लगा होगा उसमें। तो ये तीनों चीज चाहिए, द्रव्य चाहिए, ऊर्जा चाहिए और समय चाहिए। थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ, जमीन के नीचे कैसे जल बनता है? जल कहीं भी बने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ही जल बनेगा। ऑक्सीजन नीचे रहेगा? बिल्कुल नीचे है ही। ऑक्सीजन है तभी तो जल बनता है, नहीं होता तो कैसे जल बनता? नीचे क्रियाएं होती हैं, जल बनता है। बारिश होती है तो पानी भी नीचे जाता है, तो वहां से भी स्टोर होता है। तो द्रव्य, ऊर्जा और समय, 3 चीज चाहिए। पहले ऐसा माना जाता था कि द्रव्य अलग है, ऊर्जा अलग है, समय तो ऐसे ही अलग है, समय तो अलग है। लेकिन पहले माना था कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों क्या है? अलग है। लेकिन पहले माना था कि दोनों अलग अलग है। द्रव्यमान अलग होता है, ऊर्जा अलग होता है। उल्टा नहीं बोलो, द्रव्यमान अलग होता है, ऊर्जा अलग होता है। सुनो ध्यान से, ये दोनों अलग है। वैसे तो तीनों को अलग अलग माना जाता था। अब समय तो आज भी अलग है, लेकिन द्रव्य और ऊर्जा पहले अलग माना जाता था। लेकिन जब क्या हो गया, क्या हो गया बताओ? राक्षस जैसा मत हंसो, बीच में डिस्टर्ब होता है। इनको पहले अलग माना जाता था, लेकिन जब आइंस्टीन ने इस पर प्रयोग किया, और आइंस्टीन ने जब प्रयोग किया तो उन्होंने ये मतलब निष्कर्ष निकाला कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, बस अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। मतलब आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। तो आइंस्टीन के अनुसार अब ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्या है? एक ही है। तो आइंस्टीन ने अपने प्रयोगों से यह ज्ञात किया कि द्रव्य को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऊर्जा में। और ऊर्जा कहीं पर उत्पन्न हुआ है तो निश्चित रूप से वहां पर वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है? द्रव्य के कारण। और उन्होंने द्रव्य और ऊर्जा मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में एक संबंध दिया, एक सूत्र दिया। उस सूत्र को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, दोनों एक ही है। बड़ी समस्या है, हमेशा गलत थोड़ी बोलते हैं। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। आइंस्टीन ने कहा कि अगर कहीं पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, कहीं पर अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो निश्चित रूप से वहां द्रव्यमान की क्षति हो रही है।
क्षति मतलब नुकसान हो रहा है, द्रव्यमान कम हो रहा है, और द्रव्यमान कम हो रहा है तो कम हुआ द्रव्यमान जा कहाँ रहा है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। ये आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट था कि अगर कहीं पर द्रव्यमान क्षति हो रही है तो वहां क्या उत्पन्न होगा, ऊर्जा। या इसका उल्टा कह सकते हैं कि कहीं पर अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर द्रव्यमान क्षति निश्चित रूप से हो रही है। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में जो संबंध होता है उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। और इसकी व्याख्या मतलब ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, कहने के लिए छोटा है, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत साइंटिस्टों ने किया, कुछ सफल हुए कुछ असफल हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पर आज भी चल रहा है। तो इसी के संबंध में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं और ज्यादा। जैसे परमाणु है, परमाणु, तो परमाणु, अच्छा इसका बहुत सामान्य उदाहरण अगर देखें, लकड़ी को जलाएं हम लोग, लकड़ी को, तो लकड़ी को जलाते हैं तो क्या इसमें द्रव्यमान की क्षति ही तो होती है, लकड़ी नष्ट होता है, द्रव्यमान की क्षति होती है, और द्रव्यमान की क्षति होती है तो क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। ये तो जिंदा उदाहरण है, लेकिन क्या हम ऊर्जा से द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं, अभी तो नहीं इस तरह का हुआ है। लेकिन सूत्र तो कह रहा है कि अगर आपको डेल्टा ई का मान पता है और सी तो वैसे प्रकाश का वेग है, तो हम पक्षांतर करके यम का मान निकाल सकते हैं। तो जो यम का मान निकलता है वो ये पता चलता है ना कि जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो उसमें कितना द्रव्यमान क्षति हुआ है। जैसे ऊर्जा का मान पता चल जाएगी, कहीं पर इतना ऊर्जा निकला तो कितना द्रव्यमान क्षति हुआ यहां से निकाल सकते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है और उस परमाणु में बीच में नाभिक होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। मतलब प्रोटॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, और दोनों जब मिले हैं तो क्या बना है, नाभिक। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन निकाला गया ना, जैसे मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन है, मान के चलिए कितना प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन, और 8 न्यूट्रॉन है, कुल मिला के कितने हो गए। इसका मतलब कि नाभिक का जो भार होगा, द्रव्यमान होगा, वो इन 18 कणों के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होगा। 10 प्रोटॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और 8 न्यूट्रॉन का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो दोनों से मिलकर इन्हें नाभिक बना है। इसका मतलब कि इन दोनों का द्रव्यमान अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो किसका द्रव्यमान होगा, नाभिक का द्रव्यमान होगा। तो मान लीजिए कि दोनों का जो द्रव्यमान है वो 100 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, अब 100 है, तो हम केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग निकाल के जोड़े हैं। ध्यान देना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग निकाल के जोड़े हैं तो कितना आया है। तो नाभिक को भी तौलने पर, अब जैसे भी तौला जाए, चाहे सूत्र से इसका मान निकाला जाए, तौलिए जैसे भी करना है, नाभिक का अगर द्रव्यमान निकाला जाए तो भी तो 100 आना चाहिए। समझ पा रहे हो, नाभिक का द्रव्यमान कितना आना चाहिए, वो भी 100 आना चाहिए। हम नाभिक का द्रव्यमान नहीं बता रहे हैं, हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, हाँ, द्रव्यमानों का योगफल कितना आया है, इसी से नाभिक बना है। इसका मतलब कि नाभिक का द्रव्यमान भी कितना होना चाहिए, 100। लेकिन प्रयोगों में यह पाया गया कि जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान था ना, उससे थोड़ा सा कम है नाभिक का द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान तौला गया सूत्र से, चाहे जैसे भी करके, तो आ गया 95। होना कितना चाहिए, 100। आया कितना, 95। तो 5 का डिफरेंस आ गया ना, वही द्रव्यमान क्षति है। 100 होना चाहिए था द्रव्यमान, लेकिन कितना आया, ये द्रव्यमान क्षति है। तो वो द्रव्यमान क्षति हुआ है, इसका मतलब यहां से ऊर्जा कहीं से ना कहीं से क्या होगा, निकला होगा। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक की संरचना करते हैं, नाभिकीय संलयन करते हैं, नाभिकीय की संरचना करते हैं, तो दोनों जब जुड़ते हैं ना, तो वहां से ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और वो मुक्त होती है ऊर्जा किसके कारण, क्योंकि दोनों जब जुड़ते हैं तो द्रव्यमान की क्षति होती है, द्रव्यमान नष्ट हो जाता है और वो ऊर्जा क्या होता है, मुक्त हो जाता है। अगर वो ऊर्जा फिर से हम नाभिक को दे दें, वो ऊर्जा फिर से किसको दे दें, तो वही ऊर्जा तो त्याग करके नाभिक जुड़ा, नाभिक बना है, और फिर वही ऊर्जा दे देंगे नाभिक को, फिर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नहीं समझे, नाभिक कैसे बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है।
जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ेंगे तो नाभिक का संरचना होगा, लेकिन इस संरचना होने के दौरान इनके द्रव्यमान में कुछ क्षति हो जाती है। अभी कैसे पता चला? तो पता ऐसे चला कि ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, और दोनों मिलकर नाभिक बना रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इससे और इससे मिलकर बन रहा है, तो नाभिक का भी वजन उतना ही होना चाहिए जितना इन दोनों का है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि इनका वजन और नाभिक के वजन में थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, डिफरेंस हो जा रहा है। इनका मान लीजिए 100 हो रहा है दोनों का, जुड़ने से पहले नाभिक नहीं बना, अभी अलग अलग है दोनों, प्रोटॉन अलग न्यूट्रॉन अलग, अलग अलग दोनों को तौल के जोड़ा गया तो कितना निकला? 100। तो नाभिक भी 100 का ही तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। वो मान लीजिए कितना हो गया? 95, थोड़ा सा कम होता है। तो ये 5 द्रव्यमान में जो अंतर आया है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि वो द्रव्यमान की क्षति हुई है। दोनों जब जुड़े हैं तो 5 का द्रव्यमान क्या हो गया है? नष्ट हो गया है, और वो नष्ट हुआ है तो ऊर्जा क्या हो गया है? बाहर निकला है, और ऊर्जा बाहर निकला है तो दोनों क्या हो गए हैं? अस्थायी हो गए हैं, और अस्थायी होकर के नाभिक का निर्माण कर दिए हैं। फिर वो ऊर्जा लौटा देंगे इनको ना, तो फिर ये फूट जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो उस ऊर्जा को हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको? यही तो बंधन ऊर्जा त्याग करके नाभिक बना है, और फिर ये ऊर्जा दे देंगे तो नाभिक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मतलब नाभिक को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही क्या है? तो जब नाभिक बना होगा ना, तो उतना ऊर्जा क्या हुआ होगा? बाहर निकला होगा, तभी नाभिक बना है। और फिर उतना ऊर्जा बाहर से दे देंगे, नाभिक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो आइंस्टीन का जो मेन कंसेप्ट था उसमें यही मैंने बताया जाता है कि जब जब द्रव्यमान क्षति होता है तब तब क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। और ये परमाणुओं के साथ भी होता है। परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो द्रव्यमान की क्षति होती है, और द्रव्यमान की क्षति होती है, वो क्षति किस रूप में बाहर निकलता है? ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। और उसी ऊर्जा को अगर नाभिक के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक की बंधन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नाभिक की बंधन ऊर्जा। जैसे कोई भी परमाणु है ना, कोई भी परमाणु, तो वो उसका गुण क्या है? वो चाहता है कि वो अस्थायी हो जाए, वो चाहता है कि क्या हो? अस्थायी हो जाए। और कोई भी परमाणु अस्थायी कब रहता है? ऊर्जा के क्षेत्र में देखे ना, देखो केमिस्ट्री वाला नियम लगाएंगे तो उसमें कहें कि उसका अष्टक पूरा रहेगा तो अस्थायी रहेगा, अष्टक पूरा रहेगा तो वो अस्थायी रहेगा। अष्टक पूरा कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आके जुड़ते हैं, कम है तो वो अस्थायी है। इलेक्ट्रॉन बाहर से आके जुड़े, ध्यान देना, फिर यहाँ पर जुड़ने वाला प्रोसेस हो रहा है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहा है तो फिर होगा द्रव्यमान क्षति, फिर द्रव्यमान क्षति होगा, और द्रव्यमान क्षति होगा तो ऊर्जा क्या होगा? बाहर निकलेगा। और जब जब ऊर्जा बाहर निकलता है ना, तो वहां अस्थायित्व तो बढ़ता है। सुनने में थोड़ा उल्टा लगेगा। ऊर्जा जब बाहर निकलता है ना, तो अस्थायित्व तो क्या होता है? बढ़ जाता है। ऊर्जा बाहर, अब इसका सीधा उदाहरण हम बताएं। जैसे जल है, तो जल के जो अणु होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं ना, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। इसमें से हम ऊष्मा बाहर निकालते हैं। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। तो जैसे जैसे ऊर्जा बाहर निकालते हैं तो ये अणु एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और ज्यादा निकाल देते हैं तो ये जम जाते हैं। तो पहले की तुलना में थोड़ा सा तो अस्थायी ये हो ही गए। जहां वो इधर उधर सरक रहे थे, घूम रहे थे, फिसल रहे थे, उसकी तुलना में जम गए। मतलब थोड़ा सा तो अस्थायी हुए। अच्छा, पूर्णतः अस्थायी नहीं है, अल्प मात्रा में तो अस्थायी हुए। अब इस बर्फ को गिरा दोगे जमीन पर तो फैलेगा? नहीं फैलेगा। द्रव था तो फैल गया। बर्फ क्यों बना है? ऊष्मा हम यहाँ से क्या किए हैं? बाहर निकाले। ऊष्मा निकलने का मतलब कि ऊर्जा निकाले हैं। ऊर्जा निकाले हैं तो थोड़ा सा क्या हो गया? अस्थायी हो गया है। तो परमाणु के संबंध में देखा जाता है कि परमाणु कौन ज्यादा अस्थायी होता है? तो जिस परमाणु में से ऊर्जा बाहर निकलती है वो परमाणु कैसा होता है? अस्थायी होता है। मतलब किसी को अस्थायी करना है तो उसका ऊर्जा क्या कर लेना है? बाहर निकाल देना है। और वो ऊर्जा कब बाहर निकलेगा? जब वहां पर द्रव्यमान क्षति होगी तो ऊर्जा बाहर निकलेगा। तो हमको ये निकालना है इस फार्मूले के सहायता से कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है,
किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है। तो बंधन ऊर्जा का मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि बंधन ऊर्जा किसे कह रहे हैं। अच्छा, ये समीकरण थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं, कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के ही क्या है, रूप है। हम द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊर्जा कब निकलता है, जब द्रव्यमान की क्षति होती है। इसका मतलब ये हुआ ना कि द्रव्यमान में ऊर्जा निहित है। आइंस्टीन तो ये बताना चाहते थे कि द्रव्यमान में क्या निहित है, ऊर्जा निहित है। और जब द्रव्यमान की क्षति करते हैं तो ऊर्जा कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। एक टीना में तेल है और टीना फोड़ दो, तेल बाहर, तो द्रव्यमान में क्या है, ऊर्जा है। द्रव्यमान को नष्ट कर दो, ऊर्जा कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो ये द्रव्यमान क्षति है, ये क्या है, बाहर निकला हुआ ऊर्जा है। तो इसका सूत्र होता है बाहर निकला हुआ ऊर्जा मतलब उत्पन्न ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति गुणे प्रकाश के वेग का स्क्वायर, ये सूत्र है। अब इसको परमाणु पर अगर हम लागू करें तो प्रोटॉन समझे और प्लस न्यूट्रॉन ये जब मिलते हैं तो निर्माण किसका होता है, नाभिक का। तो नाभिक का अगर द्रव्यमान ज्ञात करना हो, नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आप प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ देंगे तो नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बनाना है सब्जी, पनीर, हाँ चलो पनीर सब्जी बना दो, मटर पनीर नहीं जी, लिख के महसूस करो मटर पनीर है। महसूस करने में खराब है। तो मटर पनीर सुनो ध्यान से, अब ये अधिक मत करना। मटर पनीर को मिलाया जाए, मटर प्लस पनीर सब्जी बनेगा मटर पनीर। गरम करना पड़ेगा हो सकता है उसमें, ठीक है, अभी उसको छोड़ देते हैं। मटर मान लीजिए कि मिला दिया गया 1 kg, अब पनीर मिला दिया गया 1 kg। अरे ठीक है बराबर मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। सुनो ध्यान से, मेन कंसेप्ट पर ध्यान दो। 1 kg मटर मिला दिया गया, 1 kg पनीर, तो सब्जी तो 2 किलोग्राम होना चाहिए। अभी मैं देखो, अब बीच में थोड़ा ही बहुत बतियाना कि मसाला भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी उसको छोड़ देते हैं हम। केवल किस पर फोकस करो, मटर और पनीर पर। तो 1 किलो कितना होना चाहिए, 2 किलो होना चाहिए। लेकिन आइंस्टीन ने देखा था कि जब मटर और पनीर को मिलाते हैं ना 1 किलो, तो 2 किलो नहीं होता है, वो 1 किलो 800 ग्राम होता है। 1 किलो 800 ग्राम। सब पूरा मटेरियल मत डालो, केवल इन दोनों की बात करें, उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं ऐसा। तो 1 किलो कितना होना चाहिए, 2 किलो होना चाहिए। लेकिन प्रयोग में यह पाया गया कि ये कितना है, 1 किलो 800 ग्राम, मतलब 200 ग्राम कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है। वही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंसेप्ट में कि प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान जो योगफल है वही होना चाहिए नाभिक का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। जो कम होता है वही द्रव्यमान क्षति है। जो कम होता है वो क्या है, द्रव्यमान क्षति। और उसी द्रव्यमान क्षति के कारण वहां से क्या निकल जाता है, ऊर्जा। जब वो ऊर्जा निकलता है तो नाभिक अस्थायी हो जाता है। अब जितना ऊर्जा बाहर निकला है, वो निकला है तभी तो अस्थायी हुआ है, उतना ऊर्जा बाहर से दे दीजिए, फिर नाभिक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नाभिक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, ये वास्तव में वही ऊर्जा है जो जुड़ने के समय बाहर निकला है, वही ऊर्जा है। और वही ऊर्जा क्या कहलाता है, बंधन ऊर्जा। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बंधना था, जुड़ना था, तो उतना ऊर्जा कहाँ गया है, बाहर। तो वो बांधने के लिए ऊर्जा बाहर निकला है, वही ऊर्जा क्या कहलाएगा, बंधन ऊर्जा। वो छोड़ दो, बाद में भी आएगा। यहाँ पर हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ रहे हैं। जब नाभिक को नाभिक से जोड़ेंगे ना, तब नाभिकीय संलयन होगा। अभी कौन जुड़ रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोनों को जुड़ने से द्रव्यमान क्षति हो रही है और ऊर्जा कहाँ जा रहा है। तो हम इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक ऐसे समझ सकते हैं कि नाभिक के निर्माण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलकर नाभिक बनने के प्रक्रम में, निर्माण में जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है वही क्या है, बंधन ऊर्जा है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी नाभिक को तोड़ने के लिए जितना बाहर से ऊर्जा देते हैं वही क्या है, बंधन ऊर्जा। तो उतना ही न देंगे जितना निकला है। तो दोनों तरफ से इसके डेफिनेशन को दिया जा सकता है। क्या तो तोड़ने के लिए ऊर्जा दे दो, नहीं तो निर्माण के लिए ऊर्जा दे दो, क्योंकि निर्माण तभी होगा जब ऊर्जा कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो आपका हो गया
बंधन ऊर्जा। अब उस बंधन ऊर्जा का मान हम लोग ना इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। बंधन ऊर्जा का मान हमको इसी फार्मूले से ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ऊर्जा तो ज्ञात करना है, तो हमको चाहिए डेल्टा एम। क्या चाहिए? डेल्टा। डेल्टा एम मतलब कि द्रव्यमान में परिवर्तन कितने का हो रहा है। जो है 2 किलोग्राम चाहिए, हो रहा है 1 किलो 800, तो 200 ग्राम जो है उसी के लिए डेल्टा लगा है। यही तो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। इतना हमको चाहिए, लेकिन मिल इतना नहीं रहा है, इतना ही मिल रहा है। मतलब कि जो डिफरेंस आ रहा है ना द्रव्यमान में, वही तो डेल्टा एम है। डेल्टा मतलब परिवर्तन समझो। डेल्टा मतलब क्या? परिवर्तन। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा एम। तो डेल्टा एम देखिए कैसे निकालेंगे। डेल्टा एम हम लोग क्या निकालेंगे? पहले डेल्टा एम निकालेंगे, फिर निकालेंगे बंधन ऊर्जा। तो यहां पर मान लीजिए कि कोई परमाणु है, और इस परमाणु का ये नाभिक है। नाभिक में है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो बताइए किसी भी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक Z है। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना किसी परमाणु के, समस्या चालू हो गया, नाभिक का परमाणु क्रमांक Z तथा परमाणु भार कितना है? A है। मान लिया जाए कि परमाणु क्रमांक Z है और परमाणु भार, तो प्रोटॉन का संख्या कितना होगा बताओ? तो प्रोटॉनों की संख्या ईटा रहेगा तो चला देंगे तो A माइनस Z। प्रोटॉन की संख्या P है ना। प्रोटॉन की संख्या जो है कितना होगा? तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगा। मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? Z ही होगा। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन होगा। अब लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या ध्यान से समझ लो, महत्वपूर्ण है यह। न्यूट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू, आज ही घूमू के बता रहे थे, A माइनस Z। दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। एक कल ही से डिस्टर्ब है, कल बैठे थे आग से हमको सटा दी, जहां जड़ गया। अरे कह देना चाहिए कि मत बैठिए, सटाने का जरूरत है। और बादला निकाले चाहे जो करे, लेकिन चलिए देखिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितने लिखिए? A में से Z घटाएंगे। परमाणु भार देखिए, परमाणु भार वास्तव में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल है। तो इसमें प्रोटॉन का संख्या अगर हमको पता है तो इसमें से घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो A माइनस Z कह सकते हैं, नहीं जी, A माइनस Z। तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया? P Z के बराबर, और न्यूट्रॉनों की संख्या N कितना निकल गया? A माइनस Z। अब मान लीजिए कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, वैसे द्रव्यमान को हम लोग M से दिखाते हैं, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान को ना MP लिख देंगे, M और नीचे इंडेक्स में P। यहाँ पर लिख देते हैं कि माना हम लोग को पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट वैल्यू ना लिख के इसको प्रांचल में लिखा जा रहा है। तो माना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान MP, माना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान MP तथा, अरे पढ़ लो ध्यान से, तथा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn है। माना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान MP
तथा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि तब परमाणु नाभिक का कुल द्रव्यमान कहाँ लिखा जाएगा। सुनो, डिस्टर्ब नहीं करो तुम ज्यादा। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान निकालना हो तो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? यम लिखते हैं। कुल द्रव्यमान को यम लिख दे रहे हैं। नहीं यम लिखो ना, कुल द्रव्यमान यम हो गया। तो कैसे निकलेगा देखो, ये प्रोटॉन की संख्या है और यह एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान तो निकाल दे गुणा करके, तो हो जाएगा जेड mp आप प्लस ये न्यूट्रॉन की संख्या है और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, तो प्लस a माइनस जेड mn। ये क्या निकल गया? ये कुल द्रव्यमान निकल गया। लेकिन क्या नाभिक का द्रव्यमान निकालने पर इसके बराबर आता है? नहीं आता है, थोड़ा सा कम आता है। नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा सा क्या आता है? तो मान लेते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान कितना है? m डैश है। माना नाभिक का द्रव्यमान, या उसको बोल सकते हैं परमाणु भार, द्रव्यमान m डैश है। कौन ज्यादा होगा? है ज्यादा होगा, है कम होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योगफल है। नाभिक कितना ही होना चाहिए, लेकिन इतना है नहीं, थोड़ा सा क्या है? कम है। तो माना नाभिक का द्रव्यमान कितना है? m डैश है। तो नाभिक का प्रेक्षित द्रव्यमान लिख दे, ऐसे समझ जाएंगे। प्रेक्षित मतलब कि प्रेक्षण करने के बाद जो प्राप्त हो रहा है ना, वो प्रेक्षित द्रव्यमान है, तो थोड़ा सा कम है ना मिलेगा। तो प्रेक्षित द्रव्यमान m डैश है। तो इतना ओरिजिनल होना चाहिए था, लेकिन यही है, तो हमको अंतर निकालना हो, अतः द्रव्यमान क्षति डेल्टा m इक्वल टू, द्रव्यमान क्षति डेल्टा m इक्वल टू m ओरिजिनल इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना? m डैश, तो उसमें से m डैश घटा दीजिए, तभी ना अंतर पता चले कितना है। मैंने मान लीजिए कि 100 होना चाहिए, है 80, तो है जो होना चाहिए वो है, और ये वो है जो हमको मिल रहा है, थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने का डिफरेंस हो रहा है। अब m का मान पता है, z mp प्लस a माइनस जेड mn, और इसमें से क्या घटा देना है? माइनस m डैश। चाहे तो इसको कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से घटा सकते हैं, क्योंकि माइनस m डैश ये सूत्र है किसके लिए? द्रव्यमान क्षति के लिए। ये द्रव्यमान क्षति है। अब जब द्रव्यमान क्षति निकल गया तो आइंस्टीन का समीकरण प्रयोग करेंगे, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर। डेल्टा m का मान रख देंगे, c स्क्वायर से गुणा कर देंगे, ऊर्जा निकल जाएगा, और जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा बंधन ऊर्जा। तो थोड़ा सा लिखा जाए, हाँ सब ये लिखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। किताब में क्या किया है ना कि हम m डैश माने हैं, वो m डैश नहीं माना है, वो mn मान लिया है। तो mn यहाँ पर है ना, इसीलिए हम mn नहीं माने हैं, वो mn। और अरिहंत वाला में क्या किया है ना कि इसको ma माना है, कोई अंतर नहीं है। ये कौन सा द्रव्यमान है पहले समझ लो इसके बारीकी। ये कैपिटल M हम वो द्रव्यमान लिए हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होना चाहिए, मतलब ये नाभिक का द्रव्यमान इतना होना चाहिए। और m डैश हम किसको लिए हैं? जो हमको प्राप्त हो रहा है। तो जो प्राप्त हो रहा है वो थोड़ा सा कम प्राप्त हो रहा है, और जो होना चाहिए वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए।
तो किताब में अलग अलग नोटेशन दे रहा है, तो इससे उलझना नहीं। हो गया। अब देखिए ध्यान से, आइंस्टीन के अनुसार डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर लिखेंगे। इट इंप्लाइज दैट बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होना चाहिए। तो डेल्टा एम कितना है? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, हाँ माइनस एम डैश, माइनस एम डैश। ये द्रव्यमान क्षति है डेल्टा एम, इसमें सी स्क्वायर से गुणा कर देना है। तो ये जो सूत्र निकला है, ये निकला नाभिक के बंधन ऊर्जा का फार्मूला। अब एक और चीज ध्यान देना, जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है ना, बंधन ऊर्जा जो होती है, बंधन ऊर्जा, वो नाभिक के अस्थायित्व, अस्थायित्व ठीक लिखे हैं, बड़ी समस्या हमारे पास है। सही कहा, तुम लोग चढ़ा रहे हो इसे, सही है। हमारे साथ तुम लोग भी साफ होगा। नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है, सुनो ध्यान से, नाभिक की बंधन ऊर्जा वो अस्थायित्व के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि अगर नाभिक को ज्यादा अस्थायी रखना है ना, तो उसका बंधन ऊर्जा भी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब उसके निर्माण में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होना चाहिए, समझ रहे हैं? निर्माण में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होना चाहिए। या इसका उल्टा कहें कि अगर किसी की बंधन ऊर्जा ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि उसका अस्थायित्व भी क्या है। मान लो किसी को तोड़ने के लिए 100 जूल ऊर्जा लग रहा है, और किसी नाभिक को तोड़ने के लिए 500 जूल ऊर्जा लग रहा है, तो 500 जूल ऊर्जा ज्यादा ना है। इसका मतलब कि नाभिक ज्यादा अस्थायी है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इसका उल्टा भी हुआ होगा, जब बना होगा तो 500 जूल ऊर्जा निकला भी तो होगा। तो ये नाभिक का जो अस्थायित्व होता है, वो बंधन ऊर्जा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो पहले इतना लिखिए सभी लोग, सही होगा। और यहाँ पर देखिए प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा, एक बार और समझ लीजिए, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा, देखो ध्यान से, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा का मतलब क्या है? प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा मतलब बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। देखिए जैसे मान लीजिए परमाणु है, और परमाणु का नाभिक है, इस नाभिक की कुछ ना कुछ बंधन ऊर्जा होगी। तो बंधन ऊर्जा को हम लोग लिखे हैं डेल्टा ई बी से, लिखे है ना। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, P प्लस N होगा, दोनों को मिला के A कहते हैं, उसी को तो न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योगफल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस नाभिक की बंधन ऊर्जा 100 है। नाभिक की बंधन ऊर्जा कितना है? 100 जूल है, ठीक है। और उसमें न्यूक्लियनों की जो संख्या है, या हम ऐसे कहें कि उसका जो परमाणु भार है वो 10 है। भार कितना है? 10 है, मतलब 10 न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन कितने हैं? तो हम कहें कि तब एक न्यूक्लियन का ऊर्जा कितना हुआ? 10 न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए 100 जूल, मतलब उसका बंधन ऊर्जा 100 जूल है। तो 10 न्यूक्लियन पर बंधन ऊर्जा कितना है? 100 जूल। तो एक न्यूक्लियन पर बंधन ऊर्जा कितना होगा? तो भाग कर देंगे 10 से, मतलब कि 10 जूल प्रति न्यूक्लियन, मतलब समझ आ रहा है? 10 जूल मतलब नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो 10 जूल है प्रति न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियन पर कितना जूल ऊर्जा? 10 जूल। अब मान लीजिए कोई दूसरा नाभिक है, उस नाभिक की जो ऊर्जा है वो 200 जूल है, लेकिन वहां भी 10 ही न्यूक्लियन है। तो यहां पर एक न्यूक्लियन का ऊर्जा निकालेंगे तो 20 जूल ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होगा। अब ये बताओ कि नाभिक ज्यादा अस्थायी कौन होगा? 20 वाला कि 10 वाला? 20 वाला, क्योंकि इसकी प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा क्या है? ज्यादा है।
तो जिस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा जितना अधिक होता है उसी को हम बोलते हैं कि वो ज्यादा अस्थायी है। इसीलिए हम लिखे थे बंधन ऊर्जा समानुपाती अस्थायित्व। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितना ज्यादा अधिक रहेगा वो नाभिक उतना ही क्या रहेगा, अस्थायी रहेगा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए क्या करते हैं कि कुल बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियन से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तभी ना एक न्यूक्लियन का निकलेगा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इक्वल टू कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा कितना होता है, डेल्टा ईबी, और न्यूक्लियन की संख्या ए होता है। अब ईबी का सूत्र पहले से जानते हैं, तो ये आपका निकल गया क्या, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना, तो डेल्टा ईबी बटा ए, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रति न्यूक्लियन क्या है, बंधन ऊर्जा। अब यहीं से कह सकते हैं कि जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वो समानुपाती होता है किसके, अस्थायित्व के। मतलब कि अस्थायित्व ज्यादा चाहिए तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसका उल्टा, जिसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होगा उसका अस्थायित्व ज्यादा होगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होगा तो उसका अस्थायित्व क्या होगा, कम होगा। इसका एकदम अभी लाइव आने होंगे, इसका एकदम ताजा उदाहरण है ये, लाइव आने होंगे। तो अस्थायित्व उसका बढ़िया कब रहेगा, जब बंधन ऊर्जा बढ़िया रहेगा। बंधन ऊर्जा बढ़िया कब रहेगा, पाक बढ़िया बनेगा, तो दबाएंगे तो उसमें बंधने ऊर्जा ना है, फिर उसको फोड़ना है तो जितना दबा के बांधे है ना उतने ऊर्जा देंगे तो फूट जाएगा। तो बंधन ऊर्जा उसका अच्छा होना चाहिए, तो अस्थायित्व ज्यादा, अस्थायी ज्यादा रहेगा वो। युग्म उत्पाद पेयर, PRODUCTION। हाँ अनीता बोल रही है ना, हाँ, सर जी इंग्लिश ठीक ना तो घमंड हो जाएगी। नहीं घमंड कहाँ लिया होगा, घमंड ठीक सीखें तो ठीक से ना 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 कोई घमंड नहीं। हो गया जी, देखिए यार ध्यान से देखो, एक कोई परमाणु है, अरे ध्यान से देख लो, एक परमाणु है जिसका परमाणु भार उच्च है, उच्च परमाणु भार, मतलब इसका परमाणु भार क्या है, ज्यादा है। तो जब किसी उच्च परमाणु भार वाले परमाणु पर कोई अत्यधिक ऊर्जा वाला जब किसी परमाणु भार पर परमाणु पर जिसका परमाणु भार क्या हो, ज्यादा हो, उससे कोई ज्यादा ऊर्जा वाला फोटान टकराता है ना, तो यह फोटान क्या होता है कि इस परमाणु के नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब परमाणु के द्वारा ये फोटान क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, और अवशोषित करेगा तो इसकी ऊर्जा को ये ले लेगा, और जब ऊर्जा ले लेगा और ऊर्जा ले लेने के बाद से ये दो कण यहां से निकालेगा, दो यहां से कण निकलते हैं, एक निकलता है इलेक्ट्रॉन, एक निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक निकलेगा पॉजिट्रॉन। मतलब दो नए कण उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम -1 β0 से दिखाते हैं, पॉजिट्रॉन को +1 β0 से,
दोनों एक दूसरे के एंटी कण है, कल ही बताए थे, दोनों दूसरे का एंटी कण है, फिर आपस में टकरा जाएंगे तो युग्म विनाश हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? युग्म उत्पाद हो रहा है। युग्म माने जोड़ा। तो जब कोई फोटान, लेकिन ऊर्जा युक्त फोटान जिसकी ऊर्जा क्या हो, ज्यादा हो, जब किसी भारी परमाणु से क्या होता है, टकराता है, तो उस परमाणु के द्वारा ये फोटान अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करने के बाद से वहां पर से दो कण उत्पन्न होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इसी घटना को बोलते हैं युग्म उत्पाद। इस घटना को क्या बोलते हैं? युग्म उत्पाद। और ये दोनों वास्तव में क्या है, तो एंटी कण है। तो फोटान के द्वारा इस पे टक्कर होता है और ये फोटान की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के बाद दो कण उत्पन्न करके भेजता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इस घटना को बोलते हैं युग्म उत्पाद। युग्म माने जोड़ा, उत्पादन जोड़े के रूप में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं युग्म उत्पाद। लिखिए, ध्यान से देखिए, ये युग्म उत्पाद किसके ऊर्जा से हो रहा है? फोटान से। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोटान इसी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव है, पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिटिव है। और ये दोनों एक दूसरे के एंटी कण भी हैं। अच्छा, ये दोनों मिल जाएंगे ना, तो वहां पर एक दूसरे को नष्ट कर लेंगे, तो वहां पर होता है युग्म विनाश। अब थोड़ा ध्यान देना, इस पर आइंस्टीन ने बताया युग्म उत्पाद के संबंध में। आइंस्टीन ने कहा कि क्यों नहीं थे, हाँ थे ही। आइंस्टीन के अनुसार सुनो, आप बोले नहीं कि यही प्रयोग करते हुए मर गए हैं। आइंस्टीन के मरने से पहले सब चीज हो चुका था। देखिए, आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन के अनुसार, ये तो युग्म उत्पाद तो समझ गए क्या हो रहा है। गामा फोटान उच्च ऊर्जा वाला आके उच्च परमाणु भार वाले पदार्थ के नाभिक से टकरा रहा है, परमाणु से टकरा रहा है और नाभिक के द्वारा ऊर्जा ग्रहण कर लिया जा रहा है। उस ऊर्जा से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। वही घटना क्या है? युग्म उत्पाद। अब आइंस्टीन ने कहा कि कोई भी पदार्थ जो विरामावस्था में है, कोई भी पदार्थ जो विरामावस्था में है, उसमें ऊर्जा होता है। अरे पदार्थ विरामावस्था में है तो द्रव्यमान है कि नहीं है? अब द्रव्यमान में ऊर्जा है। तो वही बात ये भी कहा, अपने बात को ही थोड़ा सा दूसरे एंगल से कह दिया कि प्रत्येक पदार्थ जो विरामावस्था में है उसमें ऊर्जा निहित होता है और उस ऊर्जा को विराम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विराम द्रव्यमान ऊर्जा। प्रत्येक वस्तु में उसके स्थिर होने के कारण अगर वो विरामावस्था में है, स्थिर है, तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको हम बोलते हैं विराम द्रव्यमान ऊर्जा। और उसी ऊर्जा के लिए तो फॉर्मूला है डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। इसमें m क्या है? द्रव्यमान क्षति है। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाला जाए, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वही पॉजिट्रॉन की भी ऊर्जा होगी, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। दोनों का द्रव्यमान समान होता है, बस अंतर क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है और एक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का केवल आवेश बराबर होता है, द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कभी टकराएगा तो युग्म विनाश नहीं होगा। दोनों का वजन क्या है? अलग अलग है। टकराए कौन? बराबर द्रव्यमान हो और आवेश भी बराबर हो लेकिन विपरीत हो। तो पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है, बस उसके आवेश में एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे तो पॉजिट्रॉन की ऊर्जा भी निकल जाएगी और ऊर्जा कभी ऋणात्मक या धनात्मक नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर हम निकालें, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E नॉट कह दें, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या कह सकते हैं? E नॉट, और फार्मूला लगा देंगे m नॉट C स्क्वायर। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को E नॉट से दिखा रहे हैं और नॉट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि विराम ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान हम निकाल रहे हैं। E नॉट इक्वल टू m नॉट C स्क्वायर। तो E नॉट इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31
और C का मान होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इसका स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कितना निकलेगा, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और 3 3 के 9 और गुणे 10 के घात 16 तो 9 कने 9 कने। अच्छा ये जो मिलेगा ना ये जूल में मिलेगा, ये किसमें मिलेगा, जूल में। तो 9 कने 9 और 9 9 81 81 16 9 और गुणे 10 के घात कितना लिख सकते हैं, 15 -15 ये किस में आएगा। लेकिन इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो एक दिन बताए थे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से गुणा कर देंगे तो E नॉट इक्वल टू 81.9 इंटू 10 टू द पावर -15 तो है आई इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गलत नहीं हो रहा है। हाँ हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, गुणा नहीं करें क्या कर देंगे, भाग करेंगे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा MeV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना होता है ना तब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पर हमको जूल से यानी किस में आना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो गुणा किया जाए भाग किया जाए, देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक सीधे छोड़ देते हैं। तो E नॉट इक्वल टू 819/16 और ये -19 जब ऊपर जाएगा +19 होगा तो 15 से तो 15 10 कट जाएगा, 4 बचेगा -4 नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 के घात +4 हो जाएगा और भाग किया जाए 16 का पारा पढ़िए 16 × 5 = 80 तो 819 में भाग कर देना है 16 से तो 16 × 5 = 80 एक बचेगा 9 16 कने 3.0 16 कने 16 कितना बचेगा 14 एक 0 तो बढ़ा सकते हैं आराम से। अब पारा पढ़ो 16 बटे 128 और 16 9 होता है 144 पढ़ा याद है तो 16 बटे 128 ठीक है 51.18 तो ये निकल गया 51.18 इंटू 10 टू द पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम क्या कर रहे हैं कि दशमलव को ना 2 अंक इधर ले आ रहे हैं। E नॉट इक्वल टू 0.5118 तो चूंकि दशमलव को 2 अंक इधर ले आए हैं ना तो इनमें 10 के घात 2 को जुड़ जाएगा तो जहां 4 है तहां 6 हो जाएगा और ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर 10 के घात 6 को देखा जाए ना तो मेगा का पहचान है, 10 के घात 6 छोड़ेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो E नॉट का मान आ गया 0.5118 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को चाहे तो कितना लिख सकते हैं 118 है ना लगभग 200 नहीं यहां से ये 18 है तो लगभग 20 इसको कह सकते हैं। तो E नॉट इक्वल टू 0.512 कह सकते हैं। कितना दे रहा है इसमें 0.51 ठीक है। इसमें दे रहा है कितना 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका ऊर्जा है, क्या चाहिए, ये किसका ऊर्जा निकला है, इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन को इतना ऊर्जा मिलेगा ना तो जाकर वो परमाणु छोड़ के कहां जाएगा, बाहर जाएगा। और इतना ही ऊर्जा किसको चाहिए, पॉजिट्रॉन को। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं ऐसे -1 इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन ऐसे P+ समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन की कुल
ऊर्जा कितना हो जाएगा, एक की ऊर्जा 0.51 है ना, तो दोनों की ऊर्जा डबल कर देंगे 0.51, कितना हो जाएगा 1.02, 2 एकने 2, 2 पचे 10, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि अगर परमाणु में से पॉजिट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितना ऊर्जा चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए कहा गया है कि उच्च ऊर्जा का फोटान टकराना चाहिए। अगर फोटान की ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो युग्म उत्पाद वहां पर होगा ही नहीं, और अगर इससे ज्यादा है तो बढ़िया से युग्म उत्पाद होगा, कम से कम इतना भी रहेगा तब भी युग्म उत्पाद होगा। लेकिन फोटान की ऊर्जा अगर इससे कम हो जाएगा तो युग्म उत्पाद होगा ही नहीं। इसीलिए इसमें लिखा गया उच्च ऊर्जा वाला गामा किरण फोटान। तो इससे कम अगर निकलता है, माने इससे कम ऊर्जा का फोटान आएगा तो युग्म उत्पाद नहीं होगा। अरे इतना झूठा है सभी, कुत्ता तुम लोग ऐसे काट लेगा। एक बार तुम लोग चिल्ला दोगे ना अपने रूप में, वो टिकेगा, भाग जाएगा। देखिए युग्म विनाश समझ लो, छोटा सा हेडिंग है युग्म विनाश। जब एक इलेक्ट्रॉन और जब एक पॉजिट्रॉन -1b0 इलेक्ट्रॉन हो गया +1b0 बीटा 0, तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, तो वो आपस में संयुक्त होकर जुड़ करके एक दूसरे का विनाश कर लेते हैं। और जब विनाश कर लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या है, निगेटिव है, आपस में जैसे ही करीब आए आकर्षित हो जाएंगे और एक दूसरे का विनाश कर लेंगे। और जैसे ही विनाश करेंगे वहां से 2 फोटान मुक्त होगा, 2 फोटान, क्योंकि फोटान के आने से ही तो ये बने थे, तो वहां से कितना फोटान मुक्त होगा, 2 फोटान मुक्त होगा। कितना फोटान मुक्त होगा, 2 फोटान मुक्त होगा। इस घटना को हम बोलते हैं युग्म विनाश। ये दोनों का विनाश हो गया। हम लोग कह सकते हैं कि संयोग से पूर्व, संयोग से माने जुड़ने से पूर्व अलग अलग थे, जैसे ही एक पास आए जुड़ गए तो संयोग के बाद यहां से क्या निकल रहा है, फोटान निकल रहा है, फोटान। H न्यू ये भी है और H न्यू ये भी है, और ये है संयोग के बाद, संयोग के बाद। अगर इसको रिएक्शन के रूप में लिखना चाहे तो -1 बीटा 0 +1 बीटा 0 इक्वल टू H न्यू प्लस H न्यू। तो ये युग्म विनाश है। लिख लो, एक लाइन का है। जब एक इलेक्ट्रॉन तथा